Okay, so we are starting with method number 3, जिसका नाम है यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। वो मेथड में शुरू करूँ उससे पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं अब तक जो भी पढ़े हम। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट चैप्टर की हमने शुरुआत करी थी। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन नाउ। यश, जानवी, भव्या, आप लोग मुझे जरा थम्स अप करके कंफर्म कर दो आप लोग ये स्क्रीन अच्छे से देख सकते हो। गुड। सो हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करी थी एक डेफिनेशन से। ये डेफिनेशन में हम लोग समझे थे कि वेरिएबल क्या है, और वेरिएबल के बाद हम लोग समझे थे कोरिलेशन क्या है, उसके बाद हम लोग समझे एट्रीब्यूट क्या है, और फिर एसोसिएशन क्या है। मतलब बेसिकली हमने ये कोशिश करी कि वेरिएबल और एट्रीब्यूट के बीच का डिफरेंस समझे, एज वेल एज कोरिलेशन और एसोसिएशन के बीच का डिफरेंस समझे। इसके बाद एक बेसिक टेबल हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी कि चारों एट्रीब्यूट को किस तरह से एक टेबल में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इस टेबल के ऊपर से 6 फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिराइव किए थे। ये रहे वो 6 फॉर्मूलाज, एंड एज आई सेड दैट कि ये जो टेबल है वो आपके पूरे चैप्टर का बेस है। नाउ इस पूरे चैप्टर को स्टडी करने के लिए 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक है थियरी ऑफ एट्रीब्यूट और दूसरा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। सबसे पहला टाइप जो हम पढ़े वो है व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। मतलब आपको एक डेटा दिया होगा, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, वो आपको दिखाना है। सिंपल मेथड हम लोग पढ़े, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने लिए थे टेक्स्ट बुक में से, और एक सिंपल फंडा मैंने आपको दिया था कि ऑल दी वैल्यूज आर पॉजिटिव तो आपका डेटा कंसिस्टेंट है, और अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपका डेटा इनकंसिस्टेंट है। यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व दिस सम, आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हो और इसके वीडियोस भी मैंने डाल दिए हैं। फिर हम लोग पढ़े टाइप ऑफ एसोसिएशन। जैसे टाइप ऑफ को रिलेशन पढ़ा था वैसे ही टाइप ऑफ एसोसिएशन। 3 तरीके के टाइप ऑफ एसोसिएशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट। अब ये मिलेंगे कैसे, तो पहले उसकी एक बेसिक मेथड हम लोगों ने सीखी थी। उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों कंडीशन को आप लोग चेक करोगे। जैसे कि इफ ए बी इंटू अल्फा बीटा ग्रेटर देन ए बीटा इंटू अल्फा बी तो पॉजिटिव, यही अगर लेस देन आता है तो नेगेटिव, और यही अगर इक्वल टू आता है तो इंडिपेंडेंट। सिंपल सम्स इसके हमने किए थे टेक्स्ट बुक में से। यू ऑल हैव गॉट द आंसर्स, इसलिए इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्विकली इसको आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ से अब हम लोगों ने मेथड्स पढ़ना शुरू किया था कि कौन कौन सी मेथड है जिसके ऊपर से हम लोग टाइप ऑफ एसोसिएशन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 3 मेथड बेसिकली हमारे पास है, कंपैरिजन मेथड, प्रोपोर्शन मेथड एंड यूल्स मेथड। सबसे पहली मेथड हम लोग पढ़े कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में हम लोग ऑलवेज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करते हैं। इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि जिसके बीच में आपको एसोसिएशन फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो और उसके प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड रखो। मतलब ए बी को हम लोग कंपेयर करेंगे ए इंटू बी अपॉन एन से। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऐसा भी पढ़े कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें ए और बी की जगह आप लोग अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड करना पूछा गया आपको, तो आप लोग क्या करोगे। तो उसके लिए भी हमने 1-2 सम करने की कोशिश करी थी, वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ये आपका एक फॉर्मूला है, इसमें मैंने ऐसा समझा था कि आपको कुछ नहीं करना है। जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें ए को अल्फा से रिप्लेस करना है, बी को बीटा से रिप्लेस करना है। जैसे कि अल्फा और बीटा वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो पीछे दिया हुआ ये रहा। ठीक है, अल्फा और बीटा जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था ए इंटू बी अपॉन एन, जो हो गया अल्फा इंटू बीटा अपॉन एन, और लेफ्ट हैंड साइड हो गया अल्फा बीटा। थोड़े सम्स की हमने प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद प्रैक्टिकल सम्स हमने करने की कोशिश करी थी। प्रैक्टिकल सम्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी है तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हो। बट द रियल क्वेश्चन कम्स कि जब आपको पता ही नहीं है कि ए बी अल्फा बीटा क्या है और उसमें से किसी भी दो के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है। तो इस तरीके का सम हमने शुरू किया था, और उसमें मैंने आपको समझा था, हिंट आपको दी थी कि ऑलवेज कोई भी प्रैक्टिकल सम आप शुरू करो तो लास्ट लाइन पहले पढ़नी है।
लास्ट लाइन में देखना है यहाँ पे किसके बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है, उसको ए और बी अज्यूम करो, उसका ऑपोजिट जो है उसको अल्फा और बीटा ले लो। जैसे कि यहाँ पे बॉयज और सक्सेस इन एग्जाम के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है, तो देखो मैंने ए और बी को बॉयज एंड सक्सेस इन एग्जाम ले लिया, अल्फा एंड बीटा उसका ऑपोजिट हो गया। उसके बाद इस तरीके का पूरा टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे एंड यू विल हैव योर आंसर। डिटेल में इसकी बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस भी हमने करी है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो यू प्लीज गो टू अवर यूट्यूब चैनल एंड सी द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, लास्ट लेक्चर में जो वीडियो मैंने कल अपलोड किया है उसमें प्रपोर्शन मेथड हम लोग पढ़े थे। ये मेथड तब यूज होती है जब आपको किसी भी दो एट्रीब्यूट के बीच का सीधा रिलेशन नहीं पता है पर उसका प्रपोर्शनल रिलेशन पता करना है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, जैसे आगे हम कंडीशन पढ़ चुके हैं ऐसी 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर ए बी अपॉन बी जो है वो ए बीटा अपॉन बीटा से ग्रेटर देन है तो ए और बी पॉजिटिव एसोसिएशन में है, अगर लेस देन है तो नेगेटिव एसोसिएशन में है, और अगर इक्वल है तो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन में। हाँ, इसके थोड़े सम्स हमने किए थे कल के लेक्चर में जो मैंने यहाँ पे लिखे और वीडियोस भी अपलोड कर दिए, तो आप देख लेना। दीज आर द सम्स जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे और लास्ट लेक्चर में बच्चों ने सॉल्व भी किए थे। नाउ दिस इज द थर्ड मेथड, यूल्स मेथड ऑफ फाइंडिंग एसोसिएशन। अब यूल्स मेथड समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस मेथड की जरूरत क्यों है। लास्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। तो सबसे पहले तो ये समझ लो दोस्तों कि आगे हमने जितनी भी मेथड करी उन मेथड से हम लोग ये फाइंड कर सकते थे कि किस तरीके का एसोसिएशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंडिपेंडेंट है। पर ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर जैसे कोरिलेशन में हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करते थे r इज इक्वल टू 0.15 या 0.20 या 0.40 या -0.10, तो इस तरीके से अगर एट्रीब्यूट एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है, उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन अगर फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे? कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो समझ में आया सर, पर कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम स्मॉल r से डिनोट करते थे, इसको हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को कैपिटल Q से डिनोट करेंगे। उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग कॉपी कर लेना अपनी बुक में। Q इज इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी अपॉन ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी। आपको याद ये रखना है, मैं इसका एक करेक्टेड फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ जो आप लोग कॉपी कीजिएगा। दिस वन, ये फॉर्मूला आप लोग कॉपी करो। Q इज इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी अपॉन ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी। क्योंकि वो वाली स्क्रीन जो है उसमें बीटा और बी एक जैसे दिख रहे थे, इसलिए इसको आप कॉपी करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा क्या है। देखो इसको याद रखना बहुत इजी है, ऊपर और नीचे ब्रैकेट्स में रिमेन सेम, सिर्फ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। पहले कैपिटल लेटर को साथ में लो, फिर ग्रीक लेटर्स को साथ में लो, कैपिटल ग्रीक, ग्रीक कैपिटल, ऊपर माइनस नीचे प्लस। इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो इसकी मेन स्क्रीन पे मैं वापस आपको लेके जाता हूं। यस, ये नीचे जो लिखा है वो भी आप लिख लो। अगर Q इज इक्वल टू -1 आता है तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। सॉरी, अगर Q इज इक्वल टू +1 आता है तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। Q इज इक्वल टू माइनस आता है तो परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन, और अगर Q इज इक्वल टू 0 आता है तो इंडिपेंडेंट। और अगर इसकी बीच की कोई वैल्यूज आती है तो आइदर यू कैन से पॉजिटिव, नेगेटिव या तो इंडिपेंडेंट। और ये जो कंडीशन मैंने लिखी है वो भी ध्यान से पढ़ना, Q लाइज बिटवीन -1 टू +1, जैसे R में हम पढ़ते थे। हालांकि R स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती थी, पर R की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती थी। वैसे ही Q का आंसर जो है वो भी -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो गलती से भी जब भी Q फाइंड करना हो तो उसका आंसर इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
दिस इज योर क्वेश्चन. Investigate association between light eye color of husband and light eye color of wives from the given data. आपको एक डेटा दिया है जिसमें हस्बैंड और वाइफ की आंखों के कलर के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है आपको, और हमें इन दोनों के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है. तो अगर आप लोग आगे के लेक्चर्स मेरे देख चुके हो और आगे के लेक्चर्स पढ़ चुके हो तो यू वुड बी एबल टू आंसर दिस. मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ. ये स्क्रीन के ऊपर से मैं जिस किसी को भी पूछूंगा वो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दोगे. अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ डिस्कस करना है. ओके वैभव, मैं यहाँ से तुझे अनम्यूट कर रहा हूँ. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. वैभव पटेल. यस सर. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसमें ए और बी की वैल्यू क्या लेंगे हम? सर वापस रिपीट करो सर एक बार. क्वेश्चन यहाँ पे शेयर किया है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है, दूसरी आवाज आ रही है. ओके, अब देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर. चलिए, तो मुझे ए और बी क्या लेंगे वो बता सकते हो? व्हाट वुड बी ए एंड बी? आइज ऑफ वाइफ्स ए लेंगे सर, और बी लाइट आइज ऑफ वाइफ्स. हाँ वापिस बताओ, ए और बी. हस्बैंड विथ लाइट आइज एंड वाइफ्स विथ लाइट्स आइज, वो सर ए लेंगे हम. परफेक्ट परफेक्ट. तो अब देखो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं, मैं वापिस आपको समझा रहा हूँ कि जब भी प्रैक्टिकल सम हम करेंगे तो जिसके बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है उसको आप हमेशा ए और बी अज्यूम करोगे. अगर उसको ए और बी ले लिया तो अल्फा और बीटा ऑटोमेटिक मिल जाएगा जो उसका ऑपोजिट होने वाला है. ठीक है? यस सर. ठीक है, तो वापिस हम लोग सम पे जाते हैं, आप लोग साथ में लिखते जाइएगा. तो देखिए यहाँ पे ए हो गया लाइट कलर आई ऑफ हस्बैंड, जो मुझे यहाँ फाइंड करना था, देखा आपने फर्स्ट लाइन. और बी हो गया लाइट आई कलर ऑफ वाइफ, जो मैंने सीधा क्वेश्चन में से लिख दिया. तो ए का ऑपोजिट है अल्फा. मतलब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसके आगे सिर्फ नॉट लिख दो. तो लाइट आई कलर हस्बैंड के आगे मैंने नॉट लिख दिया, नॉट लाइट आई कलर हस्बैंड. और यहाँ भी ऐसा ही दिया है ना क्वेश्चन में. बी में लाइट आई कलर ऑफ वाइफ, तो आगे लिख दिया नॉट लाइट आई कलर ऑफ वाइफ. ठीक है? तो अगर आपके सामने सभी वैल्यूज रखी है मैंने, अगर आप इसको लिख भी नहीं पाए हो तो चिंता मत करना, ये वीडियो में शेयर करने ही वाला हूँ. तो देखिए अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ. टेबल में नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है, मैंने आपको बताया था. ये जो ब्लैक फॉन्ट में है वो आपका क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है वो है. ठीक है? लाइट आई कलर हस्बैंड एंड लाइट आई कलर वाइफ इज 309. Light eye husband, not light eye wife is 214. Not light eye husband, light eye wife is 132. चेक करते जाइएगा आप लोग. Not light eye husband and not light eye wife are 119. उसके ऊपर से सभी वैल्यूज निकाल दिए. अब आपको ये मैंने आगे भी समझाया था, वापिस समझा रहा हूँ कि एक बार आप ये टेबल कंप्लीट कर लो उसके बाद ये दोनों वैल्यूज को चेक करना है हमेशा. ये एन की वैल्यू जो है वो आपको रो और कॉलम का टोटल मिलना चाहिए. अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपका सम बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं आप गलती कर चुके हो. अब इसके ऊपर से हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है. सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देना. अब क्यू की वैल्यू निकालने के लिए ये बेसिक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी, नीचे माइनस की जगह प्लस. चलिए सभी वैल्यूज को रख दिया मैंने. टेबल के ऊपर से देखो, चेक करो. ए बी 309, अल्फा बीटा 119, ए बीटा 214, अल्फा बी 132. अब एक बार न्यूमरेटर हो गया तो डिनोमिनेटर में वापस टेबल देखने की जरूरत नहीं है, सेम ब्रैकेट्स लिख दो, माइनस की जगह प्लस कर दो. हमारा आंसर आ गया 0.13, जो 0 से 1 के बीच में है. इसलिए या तो आप उसको पार्शियल पॉजिटिव कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव, जिस तरीके से आपको उसको डिटरमाइन करना हो. सो ये कंक्लूजन है मेरा, देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स. कौन कौन से एट्रीब्यूट? ए और बी के बीच में. मतलब जो हमने अज्यूम किया था, लाइट आई कलर हस्बैंड या तो लाइट आई कलर वाइफ. थोड़ी देर के लिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ. यस, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? ओके, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं. ये क्वेश्चन आपको कॉपी करना हो तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ. मैं सबको अभी थोड़े टाइम के लिए अनम्यूट पे ही रख रहा हूँ ताकि बीच में आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना.
You can copy this if you wish to, otherwise I will post it in our channel. So this was the table जो I hope सबका हो गया होगा. टेबल के ऊपर से ये फॉर्मूला हमने लिखा और फॉर्मूला के ऊपर से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी एंड देन वी हैड दिस कंक्लूजन. है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व दिस. आगे बढ़ सकते हैं बेटा. चलिए, सो ये सम रिमेनिंग सम आप लोग बाद में कंप्लीट कर लेना, मैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए भी आपको सम दूंगा. चलिए, अब पहले मैं वापस स्क्रीन के ऊपर से नाम देख के पूछ रहा हूँ, वो मुझे आंसर बताएंगे. पेज नंबर 2 पे बहुत सारे बच्चों का अभी भी मुझे कैमरा ऑन नहीं दिख रहा है. प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. बाद में मैं पेज नंबर 2 पे आ रहा हूँ. चलिए, यहाँ से मुझे अभी पहला आंसर दिया था वैभव ने, तो दूसरा आंसर किसी गर्ल के पास से लेते हैं हम लोग. और लेट मी सी, जिनका पहले के लेक्चर में कभी नाम ना आया उनको कोशिश करते हैं. ओके, सो यस निशा, यू हैव टू. Yes, sir. ओके, अब दिस इज द क्वेश्चन. जिसको क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन लिख ले फटाफट. दिस इज द क्वेश्चन यू हैव. 600 candidates appeared for an interview. Of them, 200 were girls. 150 candidates were selected for job, of whom 70 were girls. Find the type of association between girls and selected. तो आप मुझे ए, बी, अल्फा और बीटा चारों बता दो, क्या लेंगे बारी बारी. Okay, sir. अल्फा होगा एसोसिएशन बिटवीन नहीं, गर्ल्स. ए होगा. ए. हाँ, हाँ. और बी. व्हाट इज ए, वापस रिपीट करो. ए एसोसिएशन बिटवीन गर्ल्स. सिर्फ गर्ल्स लेना है, ठीक है. सिर्फ हाँ. हाँ. गर्ल्स, वेरी गुड. चलिए, नहीं. ए एंड ओके. ठीक है, ए गर्ल्स हो. सिलेक्टेड बी. वेरी गुड. तो ए गर्ल्स हो गया, बी सिलेक्टेड हो गया. तो अब अल्फा क्या होगा? नॉन सिलेक्टेड बी. बीटा होगा. वेरी गुड. और अल्फा क्या होगा? ए आपने क्या लिया था? गर्ल्स लिया था, तो अल्फा क्या हो जाएगा? बॉयज. वेरी गुड, शायद नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड. Boys. तो ए गर्ल्स है, अल्फा बॉयज है, ए जो है वो सिलेक्टेड है, सॉरी बी जो है वो सिलेक्टेड है और बीटा जो है वो नॉट सिलेक्टेड है. ठीक है, वेरी गुड. સર સોરી પણ મને ફરીથી સમજાવશો? फरी समझाई दो. 600 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एन इंटरव्यू, मतलब एक इंटरव्यू में 600 लोग जा रहे हैं, उसमें से 200 गर्ल्स है. तो हम मान लेते हैं कि बाकी के बॉयज होंगे, जो यहाँ लिखा नहीं है पर हम मान लेते हैं. 150 कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड फॉर जॉब, मतलब 600 में से 150 को सिलेक्ट किया, बाकी को रिजेक्ट किया, जिसमें से 70 गर्ल थी. फाइंड द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन गर्ल्स एंड सिलेक्टेड. तो ए हो जाएगा आपके लिए गर्ल्स, बी हो जाएगा आपके लिए सिलेक्टेड, क्योंकि उनके बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है. अब अगर ए हमने गर्ल्स लिया है तो ए का ऑपोजिट क्या होता है? अल्फा. तो अल्फा हो जाएगा बॉयज. बी हमने लिया सिलेक्टेड, तो बीटा क्या हो जाएगा? नॉट सिलेक्टेड. ये देखो यहाँ पे लिखा है गर्ल्स बॉयज, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड. और जिसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है वो ए और बी होना चाहिए, तो ये रहा गर्ल्स और ये रहा सिलेक्टेड. अब मैं टेबल समझाता हूँ. 600 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, मतलब ये देखो एन की वैल्यू 600 लिख दी. जहां भी ब्लैक फॉन्ट में मैंने लिखा है वो क्वेश्चन है, येलो फॉन्ट में लिखा है वो आंसर है. अब ये 600 में से 200 लड़कियां है, मतलब गर्ल्स का टोटल 200. तो देखो गर्ल्स का टोटल 200 लिख दिया मैंने यहाँ पे. 150 कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड, मतलब सिलेक्टेड का टोटल हो गया 150. एंड ऑफ देम, मतलब ये जो 150 सिलेक्ट हुए उसमें से 70 गर्ल्स है, मतलब गर्ल्स ये जो है उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो वो गर्ल्स भी है और दूसरी सिलेक्टेड भी है. तो ये रही गर्ल्स और ये रही सिलेक्टेड, उसका टोटल हो गया 70. ये आपको समझ में आना चाहिए. हाँ सर. ओके, अब म्यूट कर दो अपने आप को.
सो वंस यू फाइंड ऑल दीज वैल्यूज, उसके बाद ये येलो फॉन्ट में जो लिखा है वो आपको सॉल्व करना आता है। अब तो आप टेबल कंप्लीट करोगे और टेबल कंप्लीट करने के बाद सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में लिखना है एंड यू विल हैव योर फाइनल आंसर। चेक करो, मैंने डिस्प्ले में आपके सामने रखा है पूरा मेथड। सो Q विल बी 0.36 और लास्ट में हम लिखेंगे इसका कंक्लूजन दैट क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में, सो देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। चलिए, यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है इन दिस सम? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट्स? बस तो इस तरीके के सम्स आएंगे, इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करना आ गया, विच मीन्स कि आपको एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर से ए बी अल्फा बीटा निकालना आ गया, देन यू जस्ट हैव टू मेक द टेबल, पुट इट इन द फॉर्मूला, हैव योर आंसर एंड राइट द कंक्लूजन। राइट? स्टैटिस्टिक्स की ब्यूटी यही है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो सब इजी लगेगा, और जब मेरे बगैर सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में डिफिकल्ट कितना है। तो आपको इसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस में कुछ दिक्कत हो रही है, देन यू कैन ऑलवेज गो टू दिस वीडियो वंस अगेन। चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपकी टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। आप नीचे ब्रैकेट में देखो, क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू करते हैं। तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी मार्च 2006 में पूछा है, हालांकि तब ये टीवाई में था, सिलेबस ओल्ड सिलेबस है, पर यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। सम नंबर 40 देखो, वो भी 2004 में आया है। सम नंबर 41 देखो, वो 2005 में आया हुआ है। सो दीज ऑल सम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार आ सकते हैं वापस एग्जाम में। तो मैं चाहता हूँ कि आज के जो रिमेनिंग लेक्चर है उसमें आप लोग ये सम्स की प्रैक्टिस करो, और जितने भी बच्चे अभी ये वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, आप लोग दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर आगे के वीडियोस मिस कर दिए तो इसको वापस देख लेना, और जितने बच्चे यहाँ पे उनके लिए यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अदरवाइज आपके पास टेक्स्ट बुक है तो सम नंबर 38 से शुरू करो, ऑलरेडी आंसर्स आपके पास है, और ये वीडियो सर क्लियर नहीं आ रहा पीछे।